खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर शर्जील इमाम और शिफाउर रहमान सेडिशन चार्ज मामले से जुड़ी खबर है। जमानत अर्जदाश्त पर समाअत मुलतवी हुई है। दरख्वास्त जमानत को 27 जुलाई तक मुलतवी किया गया है। सेडिशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया तबसरे की बुनियाद पर यह जमानत मांगी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शर्जील इमाम और शिफाउर रहमान सेडिशन चार्ज मामले से जुड़ी है, जिसमें जमानत अर्जदाश्त पर समाअत मुलतवी हुई है। दरख्वास्त जमानत को अब 27 जुलाई तक मुलतवी किया गया है। सेडिशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया तबसरे की बुनियाद पर जमानत मांगी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो मुल्क से गद्दारी को लेकर जो कानून है इस पर नजरसानी की बात कही है और इसके बाद ही शर्जील इमाम और शिफाउर रहमान जो कि मुल्क से गद्दारी के मामले में जेल में बंद है, हालांकि इन पर अभी चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी इसी बुनियाद पर यह जमानत मांगी गई थी, जिस पर अब 27 जुलाई को दोबारा से समाअत होगी। जमानत अर्जदाश्त को एक तरह से मुलतवी कर दिया गया है। 27 जुलाई तक इसे मुलतवी किया गया है। और हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सीधे हम सुशील के पास चलेंगे। सुशील, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि सेडिशन मामले में शर्जील इमाम और शिफाउर रहमान की जो अर्जी है उसे 27 जुलाई तक मुलतवी किया गया है। अपडेट क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शर्जील इमाम को राहत मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मामले की सुनवाई टाल दी गई है। उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि 27 जुलाई को इस पूरे मामले में कलकत्ता कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी। हालांकि शिफाउर रहमान और शर्जील इमाम ने देशद्रोह के मामले को नोटिस किया है, जिसमें उनको फिलहाल उनके खिलाफ केस लगाए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मामले से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि जब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला नहीं दे देता है, तब तक जो भी व्यक्ति फिलहाल देशद्रोह के मामले में अगर दोषी हैं या आरोपी हैं तो उनको कोर्ट जमानत दे। हालांकि इसके बाद शर्जील इमाम की तरफ अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब देखना कि जब 27 जुलाई को दोबारा पूरे मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या आदेश जारी रहता है। बिल्कुल सुशील, जिस तरह से इससे पहले इस पूरे मामले पर और खासतौर से सेडिशन के मामले पर एक कमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही किया गया, एक उम्मीद रही होगी शर्जील इमाम और इसके अलावा शिफाउर रहमान के वकीलों को कि हो सकता है कि इस मामले में जमानत मिल जाए। जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये कहा है कि जब ये मामला अब फिलहाल अभी पेंडिंग है, इस मामले में कोई भी अदालत ने फैसला नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी जरूर शर्जील इमाम को और शिफाउर रहमान को इस पूरे मामले में मिलेगी, क्योंकि अदालत ने साफ तौर से कहा है कि देशद्रोह का जो मामला है उस पर फिलहाल कोई आदेश जारी ना किया जाए और अगर कोर्ट में कोई पूरे मामले में आरोपी है तो उनके मामले में कोर्ट जमानत दे। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जब भी फैसला आएगा तो शर्जील इमाम और शिफाउर रहमान को एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन चूंकि दिल्ली दंगा से संबंधित कई मामले कहीं ना कहीं शर्जील इमाम पर पेंडिंग है, उन पर यूएपीए की भी चार्जेस लगाए गए हैं, तो इस धारा को ड्रॉप करने के बाद भी शर्जील इमाम जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, सेडिशन से संबंधित जो मामला है जो उनके खिलाफ पेंडिंग है, उनमें कहीं ना कहीं ड्रॉप किया जाएगा या इस मामले में उनको राहत जरूर दी जाएगी। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो एक तरह से राहत तो नहीं मिली है शर्जील इमाम को, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज डिस्ट्रिक्ट अदालत पे समाअत हुई है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई समाअत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है। मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए हैं। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी की गई है। ज्ञानवापी से जुड़ी उस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम फरीक ने आज अपने दलाइल पेश किए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे पर जुड़ी हुई खबर है। आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में बाकायदा इस पर समाअत हुई है, जिसमें मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए हैं और दलाइल पेश होने के बाद 12 जुलाई तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई, यानी अगली समाअत अब 12 जुलाई को होगी। तो ज्ञानवापी पर इस वक्त की बड़ी खबर, आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हुई है। मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश किए हैं। मुस्लिम फरीक ने
अपने दलाल एक तरह से अदालत के सामने रखे हैं और अदालत ने दलाल सुनने के बाद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। यानी अगली सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अब 12 जुलाई को होगी। तो एक फरीक के दलाइल आज सुन लिए गए। मुस्लिम फरीक ने अपनी बात आज डिस्ट्रिक्ट अदालत के सामने रखी है। मुस्लिम फरीक ने अपने दलाइल पेश कर दिए हैं और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। यानी ज्ञानवापी मामले में अब डिस्ट्रिक्ट अदालत में 12 जुलाई को फिर से समाअत होगी। हुए पॉइंट बिंदु थे, मुस्लिम पक्ष ने आज अधिवक्ताओं ने उन्हीं बिंदुओं को कंप्लीट किया है। 51 जो हमारे बिंदु थे उनको उन लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, प्रेयर को भी पढ़ लिया है। उसके बाद सबमिशन के लिए समय मांगा तो माननीय न्यायालय ने 12 तारीख का समय जो है सबमिशन के लिए दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेन ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू करी, कंक्लूड कर दी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेट मांगी थी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आर्गूमेंट है उसकी डेट रखी गई है 12 जुलाई। हालांकि जज साहब परसों की दे रहे थे, अंजुमन इंतजामिया पक्ष भी तैयार थे कि वादीगण राखी सिंह से अतिरिक्त जो वादी हैं वो तैयार नहीं थे कि हमारा डे वेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो 12 जुलाई अनडिस्प्यूटेड हो चुकी है दोनों पक्ष से। 12 जुलाई को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गूमेंट वो स्टार्ट करेंगे। अगर कंक्लूड पॉइंट ऑफ व्यू का क्या आर्गूमेंट होता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अब तक इन्होंने प्लेन ट्रीट करी थी जनरल मैनर में और उसमें हर चीज़ को कहा कि ये बार्ड है, ये बार्ड है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, रिएक्शनेबल है। अब उसके सपोर्ट में साइटेशन लाना, लॉ लाना, प्रेसिडेंट्स लाना, बेयर एक्ट्स लाना, ये सब अब देखा जाएगा। मुस्लिम साइड ने अपने आर्गुमेंट्स किए हैं। अब इस मामले की अगली तारीख 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। 12 जुलाई को मुस्लिम साइड को अपने आर्गुमेंट्स लॉ पॉइंट पे कोर्ट के सामने रखने हैं। जहां तक पैरास की बात है और केस की बात है, सूट के पैरास की बात है, 51 पैरास थे, वो सारे पैरास पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ पॉइंट पे उनकी बहस 12 जुलाई को होनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपने आर्गुमेंट कंक्लूड कर देगा और उसके बाद वो अपनी बहस शुरू करेंगे। क्या फोकस कर रहे हैं विष्णु जी? क्या फोकस कर रहे हैं? किस तरह पैराग्राफ की बात थी? जी देखिए, हमारा यही कहना है, कोर्ट से आज हमने रिक्वेस्ट की है कि अगली बार से जब इस मामले की सुनवाई हो तो हियरिंग में कंटिन्यूटी रहे और लगातार 12, 13, 14 जब तक हो रही है हम यही रुकेंगे, इस मामले की सुनवाई हम करके जाएं। तो माननीय न्यायालय ने यही हर दोनों साइड से ये एक अपनी इच्छा जताई है कि जो दोनों पार्टीज है एक डेट निर्धारित करें और उस डेट पे कंटिन्यूटी इन हियरिंग रहे और इसीलिए आज सबकी कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट ने 12 जुलाई की निर्धारित की है। क्या कुछ दलीलें आज रखी गई? देखिए, आज मुस्लिम साइड का ये कहना था कि ये जो केस है ये चलने लायक योग्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, विजिबल इनविजिबल डेटीज़ की बात कही गई है, बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ में ऐसा कोई थीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बार्ड है। इन सारी बातों पे उन्होंने बहस रखी है। उनकी बहस मेरे हिसाब से बहुत वेग है और जो रियल इशू है इस केस का, जो उन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अभी तक उस पर कोई बहस ही नहीं की गई। 12 जुलाई को आप लोग को मौका मिलेगा? 12 जुलाई को मुस्लिम साइड अपनी बहस करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट डे से हम अपने आर्गुमेंट शुरू करेंगे। तो ज्ञानवापी मामले पर अब 12 जुलाई को अगली समाअत होगी। आगे बढ़ेंगे। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कत्ल की साजिश में मुलविस 2 मुलजमीन अंकित और सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अंकित शूटर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सिद्धू पर फायरिंग करने वालों में अंकित भी शामिल था। 29 मई को एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम सब जानते हैं। पंजाबी के मशहूर सिंगर थे जिनका इंटरनेशनल फेम भी था, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक बहुत ही ब्रेजन किलिंग हुई थी और जवाहर के विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसा एरिया में आता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, वहाँ पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी
जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए थे। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था। ऑलरेडी वो एक मुकोका केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पता चलने के बाद था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद कुशवाहा डीसीपी और हमारे एसीएसपी हृदय भूषण और मिस्टर नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव, जिसने सारी रैकीज करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम्स लगातार इस केस पे मेहनत करती रही। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवसेना लीडर संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने वारंट जारी किया है। बीजेपी लीडर किरण सुमैया की अहलिया मेधा सुमैया ने रावत के खिलाफ हत्या इज्जत का केस दायर किया है। गुज़िश्ता महीने रावत को उस मामले में समन जारी करते हुए आज अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन आज अदालत में ना ही रावत आए और ना ही उनके वकील, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। एकनाथ शिंदे का सितारा उरूज पर है। वो एक के बाद एक महाज पर जीत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने आज असेंबली में अक्सरियत साबित कर दी। शिंदे को 164 वोट हासिल हुए, जबकि अपोजिशन के हक में सिर्फ 99 वोट पड़े। आज एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए शिवसेना रुकने असेंबली संतोष बांगड़ ने भी शिंदे हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। वोटिंग के दौरान कुछ शोर शराबा भी हुआ। अपोजिशन की जानिब से ईडी के नारे लगाए गए। जराये के मुताबिक कांग्रेस लीडर कैलाश ने कहा कि सियासत में पहले साम दाम दंड भेद जरूरी था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुखालिफिन पर पलटवार करते हुए कहा कि हां, ये ईडी हुकूमत है, एकनाथ और देवेंद्र की। वोटिंग के अमल में महाविकास अघाड़ी के 8 अरकान असेंबली शामिल नहीं हो सके। इनमें 7 का ताल्लुक कांग्रेस से, जबकि समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किसी को वोट नहीं दिए। इख्तिदार से बाहर हो चुकी शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। बगावत के सबब पार्टी बिखर गई है। उद्धव ठाकरे के लिए यह बड़ा इम्तिहान है। मला आताही वाटत नाही, विश्वासही बसत नाही की मी आज या सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून बोलतोय। कारण आज आपण जर पाहिलं तर या महाराष्ट्रातल्या अनेक घटना आपण जर पाहिल्या, मला काय झालं माहित नाही, आणि बाळासाहेबांनी नेहमी सांगितलं होतं, अन्याय विरुद्ध न्याय मागण्यासाठी आपण बंड असेल, उठाव असेल, काही असेल, आणि ते माझ्या त्यावेळेस मनामध्ये काय झालं मला माहित नाही। माझे फोन धडाधड सुरू झाले आणि धडाधड लोक येऊ लागले, कुठे चाललोय, काही चाललोय, कुठे कशासाठी, कुणी काही विचारलं नाही। मी ठरवलं जे काय होईल ते होऊ दे, लढून शहीद झालो तरी चालेल, पण आता माघार नाही। शिवसेना वाचवण्यासाठी शहीद झालो तरी चालेल, एकटा शहीद होईल, बाकी सगळे वाचतील। मी माझ्या आमदारांना सांगितलं होतं, तुम्ही कधीही चिंता करू नका, तुमच्या आमदारकीची, तुमच्या निवडून येण्याची ज्या दिवशी मला वाटेल की तुमचं नुकसान होतंय, त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगेन आणि तुमचं भवितव्य सुरक्षित करेन, आणि मी या जगाचा निरोप घेऊन कायमचा निघून जाईल, हे माझ्या आमदारांना मी सांगितलं। जेव्हा महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळीच मी सांगत होतो की हे सरकार अनैसर्गिक आहे, हे सरकार टिकणार नाही। माझी खूप टिंगलटवाळी झाली। मी एक कविता म्हटली होती, मी पुन्हा येईल,
त्याच्यावर माझी खूप टिंगटवाळी अनेकांनी केली, पण मी आलो आणि यांनाही घेऊन आलो, एकटा नाही आलो, यांना सोबत घेऊन आलो. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी टिंगलटवाळी केली, ज्यांनी अपमान केला, त्यांचा मी बदला घेणार आहे. आणि माझा बदला एवढाच आहे की मी त्यांना माफ केलं. राजकारणामध्ये अशा गोष्टी मनावर घ्यायच्या नसतात. हर एक का मौका आता है. आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते. शिवसेना के उद्धव ठाकरे की क़यादत वाले ग्रुप ने महाराष्ट्र असेंबली के नौमुंतखब स्पीकर के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे ग्रुप की जानिब से नामजद किए गए व्हिप को तस्लीम कर लिया. उद्धव ठाकरे ग्रुप ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. शिवसेना के उद्धव ग्रुप की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तातील बेंच के सामने इस मामले में फौरी समाअत की अपील की, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया. सामना में शिवसेना का दर्द छलका है. सामना के इदारिये में लिखा गया है कि यह मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा. बीजेपी पर शिंदे ग्रुप के एमएलएस की मदद से कामयाबी हासिल करने का तंज कसा गया है. इदारिये में नौमुंतखब स्पीकर राहुल पर भी तनकीद की गई है. इदारिये में लिखा गया है कि नार्वेकर भी एक ऐसे शख्स हैं जो पहले खुद को शिवसैनिक कहते थे और नावेकर जानते हैं कि कब कहां कदम रखना है. इदारिये में बीजेपी को चैलेंज किया गया है कि बीजेपी शिवसेना या महाराष्ट्र की शिनाख्त को शिकस्त देने की सलाहियत और हिम्मत नहीं रखती. महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत 6 माह में गिर सकती है, यह दावा किया है एनसीपी चीफ शरद पवार ने. शरद पवार ने अपने अरकान असेंबली और पार्टी कैडर को वस्त मुद्दती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने को कहा है. शरद पवार की सरबराही में कल एनसीपी अरकान असेंबली की मीटिंग हुई. इस मौके पर शरद पवार ने अरकान असेंबली की रहनुमाई की. मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि रियासत में शिंदे हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी, यह हुकूमत 5-6 माह तक चलेगी, इसलिए वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए. अपोजिशन में बैठने के बावजूद अपने अपने असेंबली हलकों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें. पवार ने दावा किया कि शिंदे हुकूमत में नाराज लोगों की एक बड़ी फौज है. यह नाराजगी काबीना में तौसीह के बाद सामने आएगी, इसलिए बागी अरकान असेंबली की वापसी का इम्कान है. महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 22 जून को केमिस्ट अमीश कोल्हे का गला काटकर कत्ल करने के मामले में एनआईए ने 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है. 7वें मुलजिम को खुसूसी अदालत में कल पेश किया गया, जहां मुलजिम को 7 जुलाई तक पुलिस तहवील में दिया गया है. जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है इनके नाम मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शुएब खान, आतिफ रशीद, यूसुफ खान, शाहीम अहमद और इरफान खान हैं. पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है. हिंदू तंजीमों की जानिब से उमेश कोल्हे की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे और ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. शहर के राजकमल चौक पर उमेश की हिमायत में रैली का इनेकाद किया गया. इस मौके पर उमेश को खिराज अकीदत पेश किया गया. इस मौके पर राजकमल चौक और हसास इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती देखने को मिली. अमरावती के इसी राजकमल चौक पर आज उमेश कोल्हे को खराज अकीदत पेश की गई, श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर शहर के जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई और शहर में कोई भी नाखुशगवार वाकया ना गुजरे, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई थी. अभी भी जो है शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस हर जगह नजर बनाए हुए है. कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती.
उदयपुर में आम जिंदगी मामूल पर लौट रही। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्फ्यू में नरमी बरती जा रही। आज कर्फ्यू में 12 घंटों की ढील दी गई। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। आज 12 बजे के बाद से इंटरनेट खिदमात भी बहाल की गई। ख्याल है कि उदयपुर में 28 जून को कर्फ्यू नाफिज किया गया था। आज बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे उदयपुर का दौरा करेंगे और मुतासरा खानदान से मुलाकात करेंगी। गाजियाबाद में रेजिडेंसी सोसाइटी RW की जानिब से आवारा कुत्तों के बारे में अक्सर शिकायत आती है। आवारा कुत्तों के इंतजामी रूल्स 2001 के तहत आवारा कुत्तों को हटाना या किसी भी RW या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मुंतकिल करना गैर कानूनी है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत भी की जाती है। RWA फेडरेशन एसोसिएशन के सदर रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आवारा कुत्तों को नहीं हटाया जा सकता। ताहम मुश्किल यह है कि कई मकामात पर कुत्तों के जरिए लोगों और बच्चों पर हमले की शिकायत आए दिन आती रहती हैं। आवारा कुत्ते बीमार हैं या उनको कोई घाव है तो उनको ले जाके कुछ दिन के लिए उनका ट्रीटमेंट करने के बाद वापस उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां से उनको ले जाया गया था। यहाँ तक तो कानूनन हो गया, पर क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है कि उन आवारा कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है। ये स्टेरिलाइजेशन के लिए नगर निगम कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन आज तक कई बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कोई स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं चलाया। देखिए, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल एक प्रोग्राम चलता है। नगर निगम का मेन फोकस ये रहता है कि कैसे इन आवारा कुत्तों की जनसंख्या कम की जाए। उसके लिए हम लोग टेंडर करते हैं। टेंडर किस लिए करते हैं? उनके बधियाकरण के लिए, और उनको उसी स्थान पे छोड़ना होता है जहाँ से हम पकड़ के लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन भी है कि जिस स्थान से पकड़ के आप लाए हो वहीं पे आप ऑपरेशन के बाद वहाँ गए। तो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन की है और उनको उसी स्थान पे छोड़ने की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने मगरबी गोदावरी के भीमावरम में समाजी जहदकार अलवरी सीतारामा राजू की 125वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने भीमावरम में अलवरी सीतारामा राजू के 30 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई की। उन्होंने खिताब का आगाज तेलुगु में किया। सीतारामा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महान धरती को नमन करने पर खुशी महसूस करता हूं। अपनी हुकूमत की 8 साल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। तकरीब में आंध्र प्रदेश के गवर्नर BB हरिचंदन, वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी, मरकजी वज़ीर और दीगर भी मौजूद रहे। बिगुल फूका था तो उनका जय घोष था, मनदे राज्यम, मनदे राज्यम, यानी हमारा राज्य। वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत एक राष्ट्र के रूप में हमारे प्रयासों का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। नए अवसर हैं, नए नए आयाम खुल रहे हैं, नई सोच है, नई संभावनाएं जन्म ले रही है। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़ी संख्या में हमारे युवा ही इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में आदिवासी गौरव और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। लोकल फॉर लोकल आदिवासी कला कौशल को आय का साधन बना रहा है। आज MSP की खरीद लिस्ट में करीब करीब 90 प्रोडक्ट्स वन उपज के रूप में शामिल किया गया है। 1000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों के साथ ही 50,000 से ज्यादा वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ही विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी
स्थापना की गई है। आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों को भी स्थापित किया जा रहा है। मन्यम वीरुड अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों से अपने संघर्ष के दौरान दिखाया था, दम है तो मुझे रोक लो। आज देश भी अपने सामने खड़ी चुनौतियों से, कठिनाइयों से इसी साहस के साथ 130 करोड़ देशवासी एकता के साथ, सामर्थ्य के साथ हर चुनौती को कह रहे हैं, दम है तो हमें रोक लो। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।